नमस्कार, आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी अपने घोषणा पत्र को लेकर के मंथन कर रही है। आज मैनिफेस्टो कमेटी की दूसरी मीटिंग होने वाली है और सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का घोषणा पत्र ज्ञान पर आधारित होगा और ज्ञान के 4 शब्दों का मतलब जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी शक्ति है। अगले 5 साल सत्ता पर आने के दौरान बीजेपी करीबी युवाओं, किसानों और महिला सशक्तिकरण पर काम करना चाहती है। बीजेपी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में चुनाव घोषणा पत्र समिति का गठन किया था, जिसमें विकसित भारत का एजेंडा और उसकी रूपरेखा तैयार करने की बात कही गई थी। और आपको बता दें कि मैनिफेस्टो में पीएम नरेंद्र मोदी के 2047 के विकसित भारत की संकल्पना पर फोकस रहेगा और साथ ही साथ इसमें विकसित भारत का रोड मैप भी दिखेगा। तो यह बड़ी जानकारी आपको बीजेपी से जुड़ी हुई दे रहा है, जहां पर मैनिफेस्टो जो जारी किया जाएगा उसमें विकसित भारत का रोड मैप दिखेगा। और एक और बड़ी जानकारी, कांग्रेस ने संजय निरुपम को पार्टी से निकाला है। कांग्रेस से 6 साल के लिए निष्कासित किए गए संजय निरुपम। पार्टी विरोधी बयानबाजी के आरोप में यह कार्रवाई हुई है। शिवसेना शिंदे गुट में संजय निरुपम जा सकते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कांग्रेस ने संजय निरुपम को पार्टी से निकाल दिया है और 6 साल के लिए निष्कासित संजय निरुपम किए गए। आपको बता दें कि पार्टी विरोधी बयानबाजी के आरोप में यह कार्रवाई हुई है और यह कहा जा रहा है कि शिवसेना शिंदे गुट में संजय निरुपम जा सकते हैं। तो यह बड़ी कार्रवाई कांग्रेस की तरफ से की गई है, क्योंकि जो तस्वीरें निकल करके सामने आई थी उसमें पार्टी विरोधी बयानबाजी के आरोप में अब यह कार्रवाई मानी जा रही है। शिवसेना शिंदे गुट में संजय निरुपम जा सकते हैं, यह भी बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है। और जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में फर्जी एनओसी मामले में अपडेट निकल करके सामने आई है। आज तीनों आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। एसीबी की टीम तीनों को कोर्ट में पेश करेगी और रिमांड के दूसरे दिन एसओजी ने 10 और एनओसी जब्त की है। एक निजी अस्पताल से जब्त की गई है 10 एनओसी और 3 दिन के रिमांड पर है गौरव, अनिल और विनोद। तो ये बड़ी जानकारी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में फर्जी एनओसी का ये पूरा मामला है और इसमें आपको बता दें कि आज तीनों आरोपियों की कोर्ट में पेशी होनी है। तो एसीबी की टीम तीनों को कोर्ट में आज पेश करेगी और रिमांड के दूसरे दिन एसओजी ने 10 और एनओसी जब्त की। अब इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई होती हुई और एक से बढ़कर के खुलासे भी इस पूरे मामले में होते जा रहे हैं, क्योंकि देखिए इसका विदेशों से भी कनेक्शन बताया जा रहा है और एक निजी अस्पताल से 10 एनओसी जब्त की गई है और 3 दिन के रिमांड पर गौरव, अनिल और विनोद है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले में कई बड़े खुलासे आने वाले दिनों में भी हो सकते हैं, क्योंकि लगातार अब इस पूरे मामले में एक से बढ़कर के एक अपडेट निकल करके सामने आ रही है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट में फर्जी एनओसी मामले में ये जो अपडेट है वो आपको बता दें कि आज तीनों आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, आज तीनों आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी, क्या कुछ अभी जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए फर्जी ट्रांसप्लांट के लिए फर्जी एनओसी जारी करने का जो मामला था उसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था एसीबी ने। आज 4 जो अप्रैल है वहां वो रिमांड अवधि खत्म हो रही है, जिसके बाद आज गौरव सिंह, अनिल जोशी और विनोद सिंह, यानी इनमें जो 2 कोऑर्डिनेटर हॉस्पिटल्स के और उसके अलावा एक AAO है गौरव सिंह एसएमएस हॉस्पिटल का, इन तीनों को आज एसीबी कोर्ट में पेश करेगी और संभवतः यदि एसीबी को जरूरत पड़ती है अनुसंधान के लिए अग्रिम, तो फिर उनको रिमांड पर लिया जाएगा। आज कोर्ट तीनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भी भेज सकती है। ये जो पूरा मामला था वो 70,000 रुपए की रिश्वत के लेन देन से जुड़ा हुआ था, जिसमें एसीबी ने मानसरोवर के आसपास गौरव सिंह जो कि AAO है और उसके अलावा ESCC हॉस्पिटल का कोऑर्डिनेटर अनिल जोशी, इन दोनों को ही 70,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था, ट्रैप किया था और उसके बाद विनोद सिंह तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार किया था। अब तक तीनों आरोपियों से करीब 250 से ज्यादा एनओसियां बरामद की जा चुकी है, जो कि ज्यादातर विदेशी मरीजों की है। तो ऐसे में बड़े खुलासे एसीबी ने किए हैं और आज तीनों आरोपी कोर्ट में पेश होंगे। जी ठीक है विष्णु, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
और प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए भजनलाल सरकार ने ड्रेस कोड लागू कर दिया है। सरकारी कर्मचारी अब दफ्तरों में जींस टी शर्ट पहन करके नहीं आ सकेंगे। मुख्य सचिव के आदेश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि कार्यालय में गरिमापूर्ण पोशाक के साथ आना सुनिश्चित किया जाए। आदेश के मुताबिक सभी सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों और कर्मचारियों से गौरवपूर्ण पोशाक, अनुशासन, शिष्टाचार और नैतिकता की पालना की अपेक्षा की है। आपको बता दें कि इसी क्रम में जींस टी शर्ट और अन्य अशोभनीय वेशभूषा को प्रतिबंधित किया जाता है। और जयपुर पुलिस में तैनात इंस्पेक्टर के बेटे ने एक युवक की पीट करके हत्या कर दी। आरोपी क्षितिज शर्मा ने युवक के सिर पर बैट से लगातार वार किए। घटना रजनी विहार पार्क के पास मंगलवार रात करीब 10:30 बजे की बताई जा रही है। पुलिस ने क्षितिज को हिरासत में ले लिया है और बताया ये जा रहा है कि पुलिस इंस्पेक्टर प्रशांत शर्मा के बेटे क्षितिज घर के सामने खड़ी स्कूटी को घर के अंदर खड़ी करने के लिए बाहर गया था। इस दौरान उसके घर के पास पैदल घूम रहे मोहनलाल सिंधी से किसी बात को लेकर के कहासुनी हो गई। इसके बाद क्षितिज स्कूटी खड़ी कर हाथ में बैट लेकर के आया और एक के बाद मोहन के सिर पर 4 बार वार कर दिए। और खबर अलवर जिले से है, जहां खेड़ली थाना क्षेत्र के दांतिया गांव में देर रात 2 पक्षों के बीच पानी की निकासी को लेकर के विवाद सामने आया है, जिसमें एक पक्ष पर लाठी डंडों के साथ हमला करने और फायरिंग करने का भी आरोप लगा है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कुछ लोग लाठी डंडों के साथ एक मकान पर धावा बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। फायरिंग और हमले की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले को शांत करा दिया गया है। पुलिस शिकायत के आधार पर अब मामले की छानबीन की जा रही है। अब देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के लोगों में दहशत का भी माहौल है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। करौली से बड़ी खबर, दर्दनाक हादसे में महिला की मौत की खबर सामने आ रही है। पिकअप ने टेम्पो को टक्कर मारी है। हादसे में एक महिला मजदूर की मौत हो गई है और हादसे में कुछ महिलाएं चोटिल भी हुई हैं। टेम्पो में बैठ करके महिलाएं जो है वो काम पर जा रही थी। अस्पताल की मोर्चरी में इनके शव को रखवा दिया गया है। तो दर्दनाक हादसे में महिला की मौत की ये जानकारी मिली है और जो कुछ महिलाएं हैं वो चोटिल भी हो गई हैं, उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। टेम्पो में बैठ करके सभी महिलाएं काम करने के लिए जा रही थी, तभी ये दर्दनाक हादसा हो गया। तो पिकअप ने टेम्पो को टक्कर मारी है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। डीग जिले में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवती से निकाह के बाद उसका धर्म परिवर्तन कराने के लिए उसे प्रताड़ित किया गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और आरोप यह है कि लड़की को फेसबुक के जरिए प्रेम जाल में फंसाया गया है। अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और अब फिलहाल आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है, जिससे अब पूछताछ की जा रही है। आरोप यह है कि लड़की को फेसबुक के जरिए ही जो है प्रेम जाल में फंसाया गया है। तो चलिए रुक करते हैं। डीग जिले के कैथवाड़ा थाना इलाके में लव जिहाद का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। वहीं पीड़िता के परिजन पीड़िता को अपने साथ लेकर चले गए। नोएडा के एक अस्पताल में जीएनएम की ट्रेनिंग ले रही एक लड़की ने आरोप लगाया कि कैथवाड़ा थाना इलाके के जेंजपुरी गांव निवासी मुबारक ने फेसबुक के जरिए दोस्ती कर उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। बीते 1 सितंबर को वो उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। बाद में दोनों ने निकाह कर लिया। निकाह के बाद लड़की का नाम बदलवाकर आयशा कर दिया। इसके साथ ही मुबारक उसे अपने गांव ले गया और उसे कैद कर लिया। इस दौरान नमाज पढ़ने और रोजा रखने का दबाव बनाया गया। मना करने पर उसके साथ मारपीट की गई। मैं सेक्टर नोएडा में डॉक्टरी सीखती थी और वहाँ से मुझे फेसबुक के जरिए ले आया। कौन ले आया? मुबारक। कितनी तारीख को लेके आया आपको? 1 सितंबर को। फिर कहाँ लेके गया था ये? अपने घर ले गया। जेंजपुरी? बेला लेके गया था पहले। तो बेला में क्या किया फिर तुम्हारे साथ? निकाह कर लिया। निकाह कर ली। धर्म परिवर्तन भी कराया? उन्होंने कोशिश करी थी धर्म परिवर्तन कराने की, पर लेकिन मैंने रोजा नमाज नहीं रखी कुछ भी। 7 महीने से कैद युवती ने एक दिन मौका पाकर फोन पर आप बीती बताई। पूरे मामले का खुलासा मंगलवार को उस समय हुआ जब मुबारक लड़की को कामा तहसील में लाकर लिखा पढ़ी कराने लगा।
इसी दौरान लड़की के परिजनों ने कामा पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कामा तहसील से युवक और युवती दोनों को हिरासत में ले लिया और थाने ले गई और युवती को परिजनों के सुपुर्द कर दिया। दीव जिले के मेवात इलाके में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम लड़के ने एक हिंदू लड़की को फेसबुक के जरिए अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उससे निकाह कर लिया। मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार उससे शादी की और उसके बाद उसे 7 महीने तक कैद रखा। युवती ने आरोप लगाया है कि उसे रमजान में रोजा रखने के लिए और नमाज पढ़ने के लिए कहा, लेकिन जब उसने मना किया तो उसके साथ मारपीट की। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी पुलिस जांच कर रही है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। और सीएम भजनलाल के आज ताबड़तोड़ दौरे रहने वाले हैं। आज 3 जिलों के दौरे पर सीएम रहेंगे। भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, उदयपुर का आज दौरा करेंगे और भीलवाड़ा में दामोदर अग्रवाल के समावेश जो यहाँ पर सभा होनी है। आपको बता दें कि बांसवाड़ा में मालवीय के नामांकन में भी शामिल होने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा आज ताबड़तोड़ दौरे करने वाले हैं। 3 जिलों के दौरे पर सीएम रहेंगे। भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, उदयपुर का दौरा करेंगे और भीलवाड़ा में दामोदर अग्रवाल के समर्थन में आज सभा भी करेंगे और बांसवाड़ा में मालवीय के नामांकन में भी सीएम भजनलाल शामिल होंगे। तो 3 जिलों के दौरे पर आज सीएम भजनलाल शर्मा रहने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, उदयपुर का आज दौरा करेंगे और आपको बता दें कि भीलवाड़ा में दामोदर अग्रवाल के समर्थन में आज सभा होगी। भीलवाड़ा से दामोदर अग्रवाल जो है प्रत्याशी बनाए गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रोशन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, आज भजनलाल शर्मा का दौरा रहने वाला है, काफी महत्वपूर्ण ये दौरा, क्योंकि भीलवाड़ा में दामोदर अग्रवाल के समर्थन में सभा करेंगे और क्या क्या कार्यक्रम उनके प्रस्तावित है? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त आबू रोड ठहरे हुए हैं। देर रात्रि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आबू रोड पहुंचे थे। यहाँ से सीधे हवाई मार्ग से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भीलवाड़ा पहुंचेंगे। वहां पर जो लोकसभा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल हैं, बीजेपी की जो कैंडिडेट है, उनकी ओर से जो यहाँ पर जो जनसभा रखी गई है उसमें शिरकत करेंगे। करीब 12:15 बजे के करीब ये जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर पहुंचेंगे। इसके बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भीलवाड़ा से सीधा बांसवाड़ा के लिए रवाना होंगे। वहां पर जो लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय, उनके समर्थन में जो जनसभा है उसमें कार्यकर्ताओं को लोगों को संबोधित करेंगे। करीब 2:45 के ऊपर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का वहां पर जो पहुंचने का जो कार्यक्रम है। इसी के बाद में जो जानकारी ये है कि मुख्यमंत्री बांसवाड़ा से सीधे उदयपुर के लिए रवाना होंगे और उदयपुर से हवाई मार्ग से जयपुर लौटेंगे। तो आज शाम तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। संभवतः जिस तरीके से कल जो पीएम मोदी का जो पुष्कर में कार्यक्रम है उसकी भी तैयारियों का जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। बिल्कुल रोशन, आज काफी बिजी शेड्यूल रहने वाला है सीएम भजनलाल का। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और लोकसभा चुनाव के चलते बुधवार को कई कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने अपना नामांकन फॉर्म भर दिया और किसी ने रैली में रूप में अधिक से अधिक भीड़ जुटा करके अपना शक्ति का प्रदर्शन किया। तो कई जगह रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊंट पर सवार होकर के पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंचे लोग। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दूसरा चरण जारी है। नामांकन के बहाने शक्ति प्रदर्शन, दिग्गजों ने किए जीत के दावे। दिग्गज दिलाएंगे जीत, किसे मिलेगी जीत? प्रदेश में दूसरे चरण के चुनाव में 13 सीटों पर मतदान कराया जाएगा। इन 13 सीटों पर नामांकन का दौर जारी है। दूसरे चरण के नामांकन की आखिरी तारीख 4 अप्रैल तक है। कोटा बूंदी लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी ओम बिरला ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इससे पूर्व ओम बिरला ने नयापुरा स्थित जेके पवेलियन स्टेडियम के बाहर सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करने के बाद ओम बिरला रैली के रूप में नामांकन भरने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। रैली में हजारों लोगों की भीड़ देखी गई। कोटा बूंदी बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला अपना नामांकन दाखिल किया और नामांकन रैली में जो जोश और जुनून
उत्साह देखने को मिला वो अपने आप में रिकॉर्ड तोड़ था। बहुत हद तक तमाम रिकॉर्ड को तोड़ देने वाली जो भीड़ है वो कोटा की सड़कों पर आज मोटे तौर पर देखने को मिली। साहब, जो भीड़ देखने को मिली वो ऐतिहासिक थी। नामांकन भरा, दम से भरा, कोटा बूंदी पूरा उमड़ आया। इस संसदीय क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मुझे हमेशा मिला। आज इनके आशीर्वाद से नामांकन भरा है। मैं एक बेटे और भाई के रूप में हमेशा इस जनता के साथ। बाड़मेर से कांग्रेस के प्रत्याशी उमेदाराम बेनीवाल ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सचिन पायलट, हरीश चौधरी, हेमाराम चौधरी, शाले मोहम्मद सहित कई दिग्गज मौजूद रहे। नामांकन के बाद बेनीवाल ने जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का अपना पुराना प्रण फिर दोहराया। बहुत ही बढ़िया माहौल है बाड़मेर, जिसमें बड़ोदरा के युवाओं में, बुजुर्गों में, 36 कौम के लोगों में जबरदस्त माहौल है कांग्रेस पार्टी के प्रति। और इस बार पूरी जनता ने ठान लिया है और कांग्रेस पार्टी को जिताना है। टोंक सवाई माधोपुर से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश मीणा ने बुधवार को कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद कांग्रेस प्रत्याशी हरीश मीणा ने बीजेपी प्रत्याशी सुखवीर सिंह जौनपुरिया को बाहरी बताया और मंगलवार को रद्द हुई बीजेपी प्रत्याशी की रैली पर तंज कसा। जो यहाँ के सांसद महोदय हैं, जिन्होंने जिस तरह जनता की अनदेखी की है, उस अनदेखी को जनता को बताऊंगा। जनता खुद महसूस कर रही है। जब सांसद महोदय जाएंगे उनको पता लग जाएगा जनता का जो भी रिएक्शन है। पर मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ यहाँ की गरीब और पिछड़ी जनता को कि हम गरीब हो सकते हैं, पिछड़े हो सकते हैं, पर हम बिकाऊ नहीं है, जैसे भाजपा का टिकट बिका है। झालावाड़ 12 लोकसभा सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार उर्मिला जैन भाया ने बुधवार को नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस उम्मीदवार उर्मिला जैन भाया नामांकन दाखिल करने मिनी सचिवालय पहुंची। इस दौरान पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया, विधायक सुरेश गुर्जर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। भिलवाड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी सीपी जोशी ने जोश खरोश के साथ अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इसके बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी के लोगों को ये मालूम है कि इस देश में सोमनाथ के मंदिर का निर्माण किसने करवाया। उन्होंने सवालिया लहजे में पूछा कि क्या सोमनाथ का मंदिर आस्था का केंद्र नहीं है। नई पीढ़ी के लोगों को ये मालूम है देश आजाद होने के बाद इस देश में सोमनाथ के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कौन देश पार्टी का नेतृत्व करने वाले थे? क्या राजेंद्र प्रसाद जी देश के राष्ट्रपति नहीं थे? क्या सोमनाथ जी का मंदिर निर्माण नहीं किया? मंदिर निर्माण करने से देश की समस्या का निदान हो गया। भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी ने लोकसभा चुनाव में बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से 84 विधायक राजकुमार रोध को मैदान में उतारा है। विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी राजकुमार रोध ऊंट पर बैठकर नामांकन के लिए पहुंचे। नामांकन के बाद हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए रोध ने स्पष्ट किया कि देश में लोकतंत्र को बचाने की वो लड़ाई लड़ रहे हैं। बांसवाड़ा लोकसभा भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनसे हम जानेंगे कि सर आप किस मुद्दों के साथ धरातल पे उतरेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा मैंने जो बताया था कि वर्तमान में लोकतंत्र खतरे में है। जिस तरह से भाजपा के द्वारा देश के अंदर जो माहौल बनाया जा रहा है वो कहीं न कहीं पूरे देश के लिए एक खतरा है आने वाले समय में। और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, हद से ज्यादा। जालौर सिरोही में बीजेपी प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी ने जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष नामांकन भरा। नामांकन के दौरान मंत्री उटाराम देवासी, विधायक छगन सिंह राजपुरोहित, बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रवर सिंह राव भी मौजूद रहे। पाली में बीजेपी प्रत्याशी और सांसद पीपी चौधरी ने बुधवार को जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, सोजत विधायक भी मौजूद रहे। नामांकन के बाद विवेकानंद सर्किल पर चुनावी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा बीजेपी के प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे किए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि दूसरे चरण में 13 सीटों के लिए 26 अप्रैल को मतदान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व सीएम अशोक गहलोत भिलवाड़ा के दौरे पर है और कांग्रेस प्रत्याशी सीपी जोशी के नामांकन में शामिल हुए। साथ ही उनके समर्थन में जनसभा भी की। जनसभा को संबोधित करते हुए गहलोत ने बीजेपी पर जमकर के निशाना साधा और लोगों से सीपी जोशी के पक्ष में वोट करने की भी अपील की। कोशिश करो, जनता भी नहीं समझ पा रही है, वो हिंदू मुस्लिम के नाम पे ही राजनीति कर रहे हैं।
वोट दे रही है। जब लोकतंत्र का चुनाव होगा ही नहीं तो मीटिंग काय की होगी। आज तो गांधी ने, पंडित नेहरू ने, सरदार पटेल ने, मौलाना आजाद ने, अम्बेडकर ने संविधान दिया कि मीटिंग करनी पड़ती है गाँव-गाँव में, कल में हाथ लगाना पड़ता है गरीब से गरीब आदमी को। प्रधानमंत्री हो चाहो मुख्यमंत्री एमएलए एमपी हो या सरपंच हो, वोट मांगना पड़ता है। और नागौर से बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा के बयान पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है और अब इस मामले में बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने करारा जवाब दिया है। ज्योति मिर्धा ने अपने बयान में कहा है कि जो बात कांग्रेस के नेता कह रहे हैं वो जनता को भ्रमित करने वाली है। मेरे भाषण के शब्दों को गलत संज्ञान देकर करके पेश किया गया, जबकि मैंने जो कहा वो सामान्य बात है। उधर इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल ने कहा कि जो बात ज्योति मिर्धा ने कही है दरअसल वो बात ज्योति मिर्धा की नहीं बल्कि बीजेपी की है। बीजेपी देश में लोकतंत्र खत्म करना चाहती है। बयान नहीं था, पहली चीज तो वो भाषण का पार्ट था और उसकी जो क्लिप कांग्रेस पार्टी ने खुद ने अपनी ऑफिशियल हैंडल पे लगाई है, उस पे जाकर के कोई भी सुन लेगा तो पता चल जाएगा। तो उसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। उसको तो एक गलत संज्ञा देकर के और उसका बिल्कुल ही उल्टा मीनिंग जो है उसको चलाया जा रहा है। भाई ये तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों से आशा करते हैं कि हमें आप बहुमत दें, अच्छा बहुमत दें, हमें जिताएं, हमारी सरकार बनवाएं और अच्छे बहुमत के साथ में सरकार बनवाएं। और ये तय बात है कि अगर एक कानून के अंदर एक प्रावधान दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकते हैं, वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको आज तक भी 106 बार बदला जा चुका है, तो कोई नई बात नहीं है। अब संविधान बदलने के लिए ये करेंगे प्रयास कि एक तो चुनाव प्रणाली को चेंज कर देंगे, अपने हिसाब से परिसीमन करेंगे, अपने अलग अलग संसदीय क्षेत्र और हिसाब से बना देंगे जिसमें वो जीत सके, कर सके। और दूसरा, आरक्षण को खत्म करने की इनकी एक बहुत बड़ी साजिश है। और मरुधरा पूरी तरीके से चुनाव के रंग में रंगी हुई है। नेताओं पर भी चुनावी रंग छाया हुआ है, लेकिन इस चुनावी रंग में सियासत का तड़का भी लगा हुआ है। नेताओं के अनोखे चुनावी प्रचार और राजस्थान की सियासी बहार पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये डोटासरा का अंदाज है। ये बीजेपी का चुनावी प्रचार है। ये नेताजी का अनोखा अंदाज है। ये मरुधरा की शान है। इन्हें देखकर आप कह सकते हैं कि मरुधरा की सियासत के रंग अजब गजब हैं। यहाँ प्रचार का तरीका भी अनोखा है और जनता से बात करने का लहजा भी लाजवाब है। सब अपने अपने तरीके से जनता को प्रभावित कर रहे हैं। प्रत्याशियों के ऐसे ही अनोखे प्रचार और जनता से जुड़ाव की कुछ तस्वीर हमने आपको दिखाई है, जिसे देखकर आपको हैरानी तो बिल्कुल नहीं होगी। गोविंद सिंह डोटासरा बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी उमेदाराम बेनीवाल के पक्ष में प्रचार करने गए थे। तभी विरोधियों पर तंज कसते हुए डोटासरा ने मंच पर ऐसा डांस किया जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। वहीं चुनावी मौसम के साथ ही फसल कटाई का मौसम भी चल रहा है। गांव देहात में गेहूं की कटाई की जा रही है। ऐसे में दौसा से बीजेपी प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा ने भी गेहूं की कटाई की। फसल कटाई के वीडियो की अब हर तरफ चर्चा हो रही है, क्योंकि अनोखे अंदाज वाले वीडियो चुनावी मौसम में नई सियासी बहार ला रहे हैं। वहीं दौसा से ही कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा ने भी ट्रैक्टर पर प्रचार किया। मुरारी लाल मीणा खुद ट्रैक्टर चलाते हुए लोगों तक पहुंचे।
नेताजी को ऐसे प्रचार करते देख जनता भी हैरान है। लेकिन इन सब से अलग बांसवाड़ा से नामांकन करने गए राजकुमार रोत तो शुद्ध देशी राजस्थानी अंदाज में नजर आए। ऊंट पर सवार होकर नामांकन करने कलेक्ट्रेट पहुंचे बीएपी प्रत्याशी हैं राजकुमार रोत, जिन्होंने शहर के बीच से ऊंट पर बैठकर रैली भी निकाली। राजकुमार रोत के इस राजस्थानी अंदाज की चर्चा हर तरफ हो रही है। हालांकि इस चुनावी मौसम में नेताओं के नए नए अवतार जनता को दिखाई दे रहे हैं। नेताजी प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन लोगों तक पहुंचने की कोशिश भी उनके नए अंदाज में दिखाई देते हैं। अभी प्रचार में 2 सप्ताह का समय बचा है। आपको ऐसे और भी नजारे देखने को मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जयपुर से बड़ी खबर है, चलती कार में जिंदा व्यापारी जला है। जयपुर सीकर हाईवे पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है और पिता से मिलकर के यह व्यापारी लौट रहा था। चलती कार में आग लगने से व्यापारी जला है और कार से बाहर जो व्यापारी वो नहीं निकल पाया। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, चलती कार में जिंदा व्यापारी जल गया है। ये बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं, जहां पर चलती कार में एक व्यापारी जो जिंदा जल गया। जयपुर सीकर हाईवे पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। पिता से मिलकर के ये व्यापारी लौट रहा था और तभी अचानक से ही चलती कार में आग लग गई और जिसके कारण व्यापारी जल गया। तो जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि चलती कार में एक व्यापारी जिंदा जल गया है और अपने पिता से मिलकर के ये वापस लौट रहा था। तभी जयपुर सीकर हाईवे पर ये दर्दनाक हादसा हो गया। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विष्णु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विष्णु, फिलहाल क्या जानकारी है? चलती कार में जिंदा व्यापारी जला है, कहां का रहने वाला, क्या कुछ अपडेट? देखिए, ये जो पूरा मामला है जयपुर में सीकर हाईवे पर हरवाड़ा थाना इलाके का मामला है, जहां पर मुकेश कुमार जो कि हरवाड़ा में ग्रीन नगर मार्चड़ा के रहने वाले थे, कल ही 4 दिन की यात्रा करके रामेश्वरम से जयपुर लौटे थे। उसके बाद मुकेश कुमार अपनी कार से अपने गांव में रहने वाले पिता से मिलने के लिए गए थे और जब रात को घर लौट रहे थे तभी राजावास पुलिया के पास कार में चलती कार में आग लगी और इतनी लपटें उठी कि मुकेश कुमार कार से बाहर नहीं आ पाए और कुछ ही पलों में कार की तेज लपटों मतलब आग की तेज लपटों के बीच मुकेश कुमार गिर गए और उन्हें जब तक बाहर निकालने का प्रयास होता तब तक उनकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने दमकल और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और जब तक आग बुझाई गई उसके बाद मुकेश कुमार का शव कंकाल के रूप में बदल चुका था और घटना के बाद पुलिस ने शव को बिल्कुल विष्णु, काफी दुखद खबर, आप नजर बना करके रखिए। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।